हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं एक नए भोर के वरदान के लिए। धन्यवाद करते हैं अच्छी नींद के लिए। धन्यवाद करते हैं हमारे परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौका के लिए कि हम दिन की शुरुआत आपके साथ कर सके। और आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए कि पूरा दिन हम आप में ही बने रहे और आपकी ओर और करीब आज के दिन बढ़ सके। प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारी मदद सहायता कीजिए, जैसे आप हमेशा मदद सहायता हमारी करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आज की पढ़ाई में आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उन गहरी बातों को सरल रूप से समझने में मदद और सहायता कीजिए। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये आपका मेहनत है, आपका प्रयास है। और हम विश्वास करते हैं कि आप जानते हैं हमें किस तरह से सिखाने की जरूरत है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि आप हमें सिखा रहे हैं, आप हमें पढ़ा रहे हैं। और जब हम इस पढ़ाई में जाते हैं, आप ही हमारे इंटरनेट कनेक्शंस को मजबूती से बनाए रखें, ताकि इस पढ़ाई के दौरान कोई भी अड़चन ना आए इंटरनेट के कारण से। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हैं और आप में मदद और सहायता कर रहे हैं। अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बहुत आयत से इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हैं और आप हमारी मदद और सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम विशेषकर परमेश्वर का दोबारा से धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन को दिखाया और एक और मौका दिया कि हम दोबारा से एक साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इस पढ़ाई में और आगे बढ़ सके। परमेश्वर की महिमा हो, जो मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो हमारे सामने सच्चाई के बाद सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं और इन गहरी बातों को सरल रूप से हमें समझने में मदद और सहायता कर रहे हैं। मैं और आप सबका स्वागत करता हूं आज के पढ़ाई में। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज जो है और कुछ बातों को आपके सामने स्पष्ट रूप से, सरल रूप से रखेंगे। और प्रार्थना करता हूं कि आप प्रार्थना में इस दौरान बने रहिए, ताकि जो बातें शायद मैं स्पष्ट रूप से ना बता सकूं या रख सकूं, परमेश्वर का आत्मा उन चीजों को आपके सामने स्पष्ट रूप से रखे। तो परमेश्वर का हम विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम देखें तो परमेश्वर ने वाकई में बहुत मेहनत प्रयास की हमारे बीच में। हमने देखा कि कुछ दिक्कत परेशानी आई, पढ़ाई में रुकावटें आई, पर हम परमेश्वर की दया से देखते हैं कि हम इस पढ़ाई में दोबारा से बिना कुछ अड़चन के हम बिल्कुल जाते चले जा रहे हैं। तो कृपया करके इन पढ़ाइयों को भी जो है अपने प्रार्थना का विषय बनाइएगा। तो आइए, इससे पहले कि और कुछ बातों को देखें, कल के दिन में हमने देखा कि दानियल 11 का हमने लगभग 14 तक हमने पढ़ाई की और कुछ बातों को हमने देखा। और आज जो है और कुछ बातों को हम आगे देखने वाले हैं। और हम देखते हैं कि हम इतिहास में कुछ गहरी बातों को देखते जा रहे हैं और गहराई में जाते जा रहे हैं। हमने उस सिद्धांत को देखा, दोहराना और बड़ा करके दिखाना। और हर एक समय जब कहानी दोहराई गई और कुछ जानकारी हमारे सामने जो है परमेश्वर पेश करते चले गए। हम यदि शुरुआती दौर के पढ़ाई में यदि हम जाएं और हम याद करें, तो हमने देखा कि हमारे सामने जो है कुछ बातें रखी गई थी, उनके साथ कुछ जानकारी रखी गई थी। और जब हम अभी दानियल 11 में है, तो अब जो है जानकारियां कुछ बढ़कर हमारे सामने परमेश्वर रख रहे हैं और कुछ गहरी बातों को, इतिहास की उन बातों को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि इन बातों के द्वारा जो है दानियल 11 के जो
बातें हैं जो परमेश्वर ने दानियल को बताया, वो बातें जो है एक एक करके स्पष्ट हो रही है। तो हम आइए कुछ वचनों को दोबारा देखते हुए हम जो है उनको दोहराते हुए जो है आगे की पढ़ाई में हम बढ़ना चाहेंगे। तो मेरे साथ आप चलिएगा दानियल 11 का 10, वहां से जो है कुछ बातों को हम दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि उसके पुत्र झगड़ा मचा कर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठा करेंगे और उमड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। हमने परखा किस प्रकार से जो है ये जो राज्य है, उत्तर का राज्य और दक्षिण का राज्य जो है बदले की आग में है, और किस प्रकार से जो है इनके बीच में युद्ध हो रहा है, लड़ाई जो है बिल्कुल रुक नहीं रही है। कभी राज्य एक ही कारण बदला, राज्य बदला को हम देख चलते ही पहुंचते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर कुछ जो है वंशावली को परखना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम पिछले पढ़ाई में थे, हमने दानियल 11 का 6 में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हम कुछ वंशावली को देख रहे थे जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, और उसे भी जो है हम दोबारा दोहराना चाहेंगे। हमने देखा किस प्रकार से दक्षिण साम्राज्य के जो राजा है, दक्षिण साम्राज्य का दूसरा राजा है वो है टॉलेमी, टॉलेमी फिलाडेल्फस। और हम देखते हैं कि उसके दो संतान हैं, दो बच्चे हैं। पहली बेटी है जो कि बेरेनीस है, और दूसरा बेटा है जो कि टॉलेमी यूगर्टीज है। तो ये जो है ये दक्षिण साम्राज्य दक्षिण साम्राज्य के वंशवाली है। फिर यदि हम उत्तरी साम्राज्य में देखें, तो उत्तरी साम्राज्य का तीसरा राजा है एंटियोकस थियोस। और एंटियोकस थियोस जो है, जो कि तीसरा राजा है उत्तरी साम्राज्य का, उसकी विवाह जो है, उसकी शादी जो है लियोडिस से हो चुकी है, और उनके दो बेटे हैं। पहला बेटा है सेलुकस कैलेनिकस, और दूसरा बेटा है एंटियोकस हिरैक्स। और उम्मीद करता हूं ये बातें आपने अपने नोट्स पर भी लिखे हुए हैं, और ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसे वचन बताती है बिल्कुल ऐसा ही होता है। दक्षिण साम्राज्य का राजा जो कि टॉलेमी फिलाडेल्फस है, वो शांति को कायम रखने के लिए उत्तरी साम्राज्य के साथ एक वाचा बांधता है। एक एक तरफ से वो एक बात वो करते हैं कि आइए हम इस लड़ाई झगड़ा का अंत करें, शांति के साथ रहे। और उस वाचा में वो ये बात कहते हैं कि एंटियोकस थियोस जो है वो अपनी बीवी को वो तलाक दे दे, और उसे जो है राज्य से दूर कर दे, और वो जो है दक्षिण साम्राज्य जो कि टॉलेमी फिलाडेल्फियस है, उसकी बेटी वेरेनिस से वो विवाह कर ले। और जैसे उन्होंने बातचीत की, जैसे उन्होंने वाचा बनाया, बिल्कुल वैसे ही जो है वेरेनिस की शादी जो है एंटियोकस थियोस के साथ कर दी जाती है। पर हम देखते हैं कि ये शादी जो है सफल नहीं रही। हम देखते हैं कि ये शादी जो है असफलता में इसकी अंत हो गई। किस प्रकार से कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एंटियोकस थियोस जो है वो अपनी पहली पत्नी को दोबारा से राज्य में लाते हैं, और राज्य में लाने के बाद जो है लियोडिस जो कि एंटियोकस थियोस जो कि उत्तरी साम्राज्य की राजा, उत्तरी साम्राज्य का जो राजा है, उसकी पहली बीवी, हम देखते हैं कि वो घबरा जाती है कि शायद ऐसा हो कि दोबारा से जो है राजा दोबारा से अपनी दूसरी बीवी वेरेनिस को दोबारा से राज्य में लेके आया। इस बात से वो घबराते हुई, डरते हुई, वो जो है एंटियोकस थियोस को जहर देकर
मरवा देती है। उसके साथ साथ जो है वो रानी जो है अपने पहले बेटे सेलुकस कैलेनिकस को वो राजा घोषित कर देती है, और वो जो है उत्तरी साम्राज्य को वो चलाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है वो लियोडीज जो कि दक्षिण साम्राज्य का राजा की बेटी है, उसको भी मरवा देती है, और उसके साथ साथ जो बच्चा था उसका, उसको भी मरवा देती है। और उसके साथ साथ जो लोग भी लियोडीज के साथ थे या लियोडीज के साथ दक्षिण साम्राज्य से आए थे, उन सबको भी वो मरवा देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लियो जो बेरेनिस है, उसका छोटा भाई अब जो है दक्षिण साम्राज्य का राजा बनता है, जो कि टॉलमी यूगेटिस है। और वो बदले की आग में था, क्योंकि उसकी बहन को जो है मारा गया, और उसके जो भांजा है उसको भी मारा गया, और उनके लोग जो मिस्र में बेरेनिस के साथ गए थे उन्हें मारा गया। और उस बदले की आग में वो उत्तर साम्राज्य में वो चढ़ाई करता है और लियोडीस को मार देता है, और उसके बेटे सेलूकस कैलेनिकस को कैदी बना लेता है, और उसी कैदी में जो है हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो जो कैलेनिकस जो सेलूकस कैलेनिकस है, उसके दो बेटे थे। एक का नाम था सेलुकस कैरनूस और एंटियोकस मैग्नस। अब जब उसकी उनकी दादी और उनके पिता की हत्या कर दी गई, तो इस बात से ये बिल्कुल बहुत क्रोधित थे और बिल्कुल नाखुश थे, और इसके कारण जो है वो दक्षिण साम्राज्य से वो बदला लेना चाहते थे। और इस मकसद के साथ जो है ये दोनों भाई जो है राज्य को संभालने लगे। उनका मकसद यही था कि वो दक्षिण साम्राज्य से वो बदला ले। और सबसे पहले जो राजा बनता है वो है बड़ा बेटा बनता है, जो कि सेलुकस कैरनूस था। और वो जरा डरपोक था और कमजोर था, और उसके राज्य में जो है वो जो उत्तरी साम्राज्य है वो उन्नति नहीं करता है, वो बढ़ता नहीं है, जिसको देख के जो है दो सेनापति उत्तरी साम्राज्य के वो जहर देकर सेलुकस कैरनूस को की हत्या कर देते हैं। जिसके बाद जो है एंटियोकस मैग्नस को जो है दोबारा से जो है दूसरा राजा घोषित किया जाता है। जिसके बाद जो है उत्तरी साम्राज्य का जो है बहुत जो है बढ़ोतरी होता है। और जो है एंटियोकस मैग्नस जो है हम देखते हैं कि वो जो है दक्षिण साम्राज्य में आक्रमण करता है, और जो है इस प्रकार से जो है ये बदला जो है इन दोनों राज्य के बीच में और बढ़ता ही चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अ, अब जो है जो राजा है उत्तरी साम्राज्य का है वो है एंटियोकस मैग्नस। और जब जब इसके बाद हम देखते हैं कि अ, जब इसके बाद जो अब राजा है दक्षिण साम्राज्य का राजा कौन है? टॉलेमी यूगेटिस। टॉलेमी यूगेटिस। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो दक्षिण साम्राज्य का राजा है जो कि टॉलेमी यूगेटिस है, वो जो है उसको जो है उसके जगह उसका बेटा आप राज्य को संभालने के लिए आता है, और वो है टॉलेमी फिलियोपैटर, जिसकी बात हम कर रहे थे। फिर हम देखते हैं क्योंकि एंटियोकस मैग्नस जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है, उसने मिस्र में जो कि दक्षिणी साम्राज्य है उसमें आक्रमण किया, और कुछ जो दक्षिण साम्राज्य के राज्य हैं उन्हें अपने राज्य का भाग बना लिया, और वो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे करके जो है ताकत में बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, और अपने राज्य को और बड़ा कर रहा था। और जब टॉलेमी क्लियोपैट्रा जब अपने पिता टॉलेमी यूगेटिस की जगह राज्य में आया, दक्षिणी साम्राज्य को संभालने लगा, तो वो जो है बहुत क्रोधित था, ना नाखुश था,
और वो जो है अब जो है उत्तरी साम्राज्य में चढ़ाई करने की वो जो है वो योजना बना रहे थे। और इसके लिए हम देखते हैं कि दक्षिण साम्राज्य का राजा जो है, जो कि अब है टॉलेमी, टॉलेमी फिलियोपेट्रो, वो जो है बहुत बड़ी सेनाओं को इकट्ठा करता है और उन सेना के साथ जो है वो उत्तरी साम्राज्य में वो चढ़ाई करता है और कामयाब भी होता है, जैसे वचन हमें बताती है। फिर 12 में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है जो टॉलेमी क्लियोपैट्रा जो है उसको जो है युद्ध में वो जीत हासिल किया। वो अपने राज्य को बढ़ा लिया इतना तक कि लगभग पूरा जो है उत्तरी साम्राज्य जो है उसके हित में हो सकता था, यदि वो अपने जो है ताकत को या अपने जीत को और अच्छी तरह से उस पे वो ज्यादा ध्यान देता। पर हम देखते हैं कि उस जीत के बाद जो है वो घमंड में आ गया, उसका मन फूल उठा और वो जो है नशे में वो लग गया, जिसके कारण उसी नशे के कारण हम देखते हैं कि उसकी मौत भी हो जाती है। और जब उसकी मौत होती है तो हम देखते हैं कि उसका बेटा जो है दूसरा उसके बाद राजा बनता है, जो कि केवल 4 या 5 साल का था। और इस दौरान हम देखते हैं कि इस दौरान जब टॉलेमी क्लियोपैट्रा ने जब उत्तरी साम्राज्य में आक्रमण किया था और बहुत बुरी तरीके से हराया था, इस दौरान जो है उत्तरी साम्राज्य का राजा एंटियोकस मैग्नस जो है धीरे धीरे जो है इस समय में, जब अब दक्षिण साम्राज्य का राजा जब कोई आक्रमण नहीं कर रहा था, कोई चढ़ाई नहीं कर रहा था, कोई युद्ध नहीं कर रहा था उत्तरी साम्राज्य के साथ, इस समय में जो है जो राजा था उत्तरी साम्राज्य का, जो कि एंटियोकस मैग्नस है, वो धीरे धीरे करके जो राज्यों को वो हारा था, धीरे धीरे करके समझौता से या युद्ध से वो धीरे धीरे करके अपने राज्य को वो बढ़ा रहा था। और जब टॉलेमी क्लियोपेट्रा की मृत्यु हुई और जब उसके बाद उसका बेटा जब राजा बना, जो कि केवल 4 और 5 साल का था, वो देखता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है कि वो जो है दक्षिणी साम्राज्य में चढ़ाई करे और उसे जो है अपने ताकत में ले ले। और हम देखते हैं कि जो राजा जो राजा जो कि टॉलेमी क्लियोपैट्रा के बाद बना, वो था टॉलेमी एपिफेनस, जो केवल 4 या 5 साल के थे। फिर हम देखते हैं कि दानियल 11 का 14 में यदि पढ़े, हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है, आप देखेंगे कि बहुत लोग जो है दक्षिणी साम्राज्य के विरुद्ध में उठ खड़े हुए। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं कि एक योजना जो है बनाई गई और जिसके बारे में हम आज जो है कुछ समय के लिए देखेंगे। यहाँ पर हम दानियल 11 का 14 को पढ़ना चाहेंगे। इस प्रकार लिखता है, उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राज्य के विरुद्ध उठेंगे। बहुत से लोग, कारण क्या है? क्योंकि दक्षिण साम्राज्य का जो राजा है वो केवल क्या है, एक बच्चा है जो केवल 4 या 5 साल का है। तो इसको जो है बहुत से लोग एक सुनहरा मौका जैसे देखते हुए वो दक्षिण साम्राज्य में चढ़ाई करने के लिए वो प्रयास और कोशिश करने लगे। वरन तेरे लोगों में से भी अ, बलवा कारी में लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस देश का बल पूरा हो जाएगा, दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तो यहाँ पर जो है अब कुछ और इतिहास को हम देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो एंटियोकस मैग्नस है, एंटियोकस मैग्नस जो है, जो कि अब उत्तरी साम्राज्य का क्या है, वो राजा है। और वो जब देखता है कि दक्षिणी साम्राज्य का राजा केवल एक बच्चा है, 4 5 साल का, तो वो इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखता है
कि वो जो है दक्षिण साम्राज्य में चढ़ाई करे और दक्षिण साम्राज्य को अपने राज्य में जोड़ ले और अपने राज्य को और ज्यादा बढ़ा दे। पर इस दौरान जब दक्षिण साम्राज्य का राजा टॉलेमी एपिफेनस जब केवल 4-5 साल का था, तो उस समय जो है एग, 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 एगतलिस करके एक व्यक्ति थे जो कि प्रधानमंत्री थे दक्षिणी साम्राज्य के। एगथेलिस करके एक व्यक्ति थे जो कि प्रधानमंत्री थे उत्तरी साम्राज्य दक्षिणी साम्राज्य का। और एगथलेस जो है जो है इनका कार्य ये था कि वो जो है राजा का जो भी ताकत है, जो भी ताकत जो राजा का है, उन सभी ताकतों को जो है इस व्यक्ति के पास था जो कि दक्षिणी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। हर एक निर्णय, हर एक चीजों को जो है ये एगथलेस जो है वो किया करते थे। और ये जो व्यक्ति है, हम देखते हैं जो कि प्रधानमंत्री है दक्षिणी साम्राज्य के, बहुत घमंडी थे और बहुत जो है खर्चा करते थे जिनकी जरूरत नहीं थी। और जो है उसके घमंड के कारण क्या था उनका घमंड, क्योंकि वो जो है राजा के ताकत उनको उनके पास है और राजा के ताकत को वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके कारण जो है वो एक बहुत घमंडी घमंडी प्रधानमंत्री था दक्षिणी साम्राज्य के। और जिसके कारण, उसके घमंड के कारण, उसके तौर तरीके के कारण जो है दक्षिण साम्राज्य की जो प्रजा थी वो दक्षिण राज्य के विरोध में वो उठ खड़े हुए। और हम देखते हैं कि दक्षिण साम्राज्य जो कि मिस्र का देश है, उसमें जो है आप देखेंगे कि एक विद्रोह है, राज्य के अंदर ही एक विद्रोह है। और इस कारण से, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री है बहुत घमंडी है, बहुत खर्चे करता है, इस कारण से और बहुत चीजों के कारण से हम देखते हैं कि एलेक्जेंड्रियंस जो है, कुछ लोग थे मिस्र देश में दक्षिणी साम्राज्य में, वो लोग जो है इस घमंडी प्रधानमंत्री के विरुद्ध में खड़े होते हैं और उसे और उसकी बेटी और उसकी माँ और उसके जितने भी साथी थे सभी को वो मार देते हैं। और इस समय जब ये सब चीजें, ये जो विद्रोह चल रहा है मिस्र देश में, उत्तरी दक्षिणी साम्राज्य में, इस समय ये सब चीजें जो है अंदर की बात है, अंदर में हो रही है। पर इस समय एक राजा जिसका नाम है फिलिप। क्या नाम है राजा का? फिलिप। ये कहाँ का राजा है? मैकेडोन का राजा है। ये जो है अब एक एक और राजा है जिसके बारे में हमने जिक्र किया, जो कि एंटियोकस मैग्नस है। तो ये दोनों जो है, जब मिस्र में विद्रोह चल रहा है, मिस्र में राज्य के बीच में ही लड़ाई है, युद्ध है, हम देखते हैं कि जो फिलिप जो कि मैकेडोन का राजा है और एंटियोकस मैग्नस जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है, ये दोनों जो है एक संगठन में जुड़ जाते हैं। ये दोनों एक साथ आ जाते हैं और इन दोनों का एक साथ आने का मकसद ये था कि ये दोनों जो है एक साथ आकर एक साथ आकर ये दोनों जो है दक्षिण साम्राज्य में आक्रमण करेंगे और दक्षिण साम्राज्य को आपस में ये दोनों बांट लेंगे। क्योंकि जो राजा है वो क्या है, एक बच्चा है और ये एक मौका है उनके लिए कि इस साम्राज्य को, दक्षिण साम्राज्य को पूरी तरीके से क्या कर दे, खत्म कर दे, उसे नाश कर दे और उसे अपने राज्य का भाग बना ले। और इस योजना में ये दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। और इसके लिए जो है हम देखते हैं कि जो एंटियोकस है, एंटियोकस जो है वो जो है इस कदम में आगे बढ़ भी चुके होते हैं और कुछ जगहों पर और कुछ राज्यों पर जो कि दक्षिण साम्राज्य के भाग थे उन पर वो आक्रमण भी
करते हैं। पर हम देखते हैं कि इस समय जो है, अब जो है, इस कहानी में एक नया किरदार का हम देखते हैं कि परिचय होता है। इनके योजना बिल्कुल अच्छे चल रहे थे, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा, जो है, चीजें अब वैसे होने लग रही थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कहता है, दानियल 11 का 14, कि तेरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे। बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे। यहाँ पर हिंदी में अनुवाद कुछ अलग है। यदि अंग्रेजी में देखें आप, यहाँ पर लिखता है द रॉबर्स ऑफ दाई पीपल, आपके लोगों को लूटने वाले। यदि हम उसे बिल्कुल सीधे तौर से यदि हम अंग्रेजी से अनुवाद करें, तो इसका मतलब होगा जो जो आपके लोगों को लूटते हैं, जो आपके लोगों को लूटने वाले लुटेरे। ये जो है एक सीधा अनुवाद होगा अंग्रेजी से हिंदी में। और एक जो है, जो वचन की अध्ययन करते हैं बिशप न्यूटन, वो बताते हैं, यदि और इस सब जो है रॉबर्स, इसे यदि आप पढ़े, इसका जो है मतलब है तोड़ने वाले। यदि इसको और दूसरे शब्दों में यदि आप उसका अनुवाद करें, तो आपके लोगों को तोड़ने वाले, आपके लोगों को तोड़ने वाले। और ये कोई और नहीं बल्कि रोमी लोगों की यहाँ पर जिक्र की जा रही है। और जैसे कि हम राज्य को देख रहे हैं, फारस के बाद हम देखते हैं यूनान का राज्य है। यूनान के बाद जो राज्य आने वाला था, जैसे हमने पिछले पढ़ाइयों में देखा, वो रोम का राज्य है। और इस जगह पर जब हम देखते हैं कि उत्तरी साम्राज्य और दक्षिणी साम्राज्य के बीच में युद्ध है, मुठभेड़ है, संघर्ष है, ताकत के लिए, राज्य के लिए, हम देखते हैं कि इस समय पर एक और ताकत की परिचय दी जा रही है, वो है रोम का राज्य। और हम देखते हैं कि ये रोम का राज्य जो है, ताइबर जो है एक जगह है जो कि बिल्कुल नदी के किनारे है, समुंदर के किनारे है। ये ताइबर जो है, इस जगह पर जो है, जब देखते हैं कि ये राज्य का, रोम का राज्य की जो है वहां पर शुरुआत होती है। और ये जो है शुरुआती दौर में एक बहुत छोटा सा राज्य था, पर वो धीरे धीरे कर कर बड़ा होते जा रहा था। और हम देखते हैं कि ये रोम का राज्य ताकत में बढ़ने लगा, साहस में बढ़ने लगा। और धीरे धीरे करके वो जो है ताकत में जैसे बढ़ने लगा, वो आगे बढ़ते गया, राज्य को वो अपने काबू में लाता गया। और वो जो है लगातार अपने ताकत और अपने साहस को जो है आजमाते रहा। और धीरे धीरे करके ये बात जो है, वो देखे कि वो एक ताकतवर राज्य है। और इस प्रकार से वो धीरे से, हम देखते हैं कि राज्यों की तस्वीर में जो है वो बिल्कुल उमड़ कर बाहर निकलते हैं। और वो एक ऐसी ताकत बनती है जो कि यदि आप इतिहास में देखें, उसने जो है सबसे लंबे समय में हम देखते हैं कि राज्य किया। और हम देखेंगे कि अंत के समय में भी ये राज्य करेगा। तो हम देखते हैं कि उत्तरी साम्राज्य का राजा एंटियोकस और जो मैकडोन का राजा है, हम देखेंगे फिलिप, ये दोनों ने एक संगठन बना लिया था। और जो है इनका योजना और इनका सपना जो है बिल्कुल पूरा होने जैसे नजर आ रहा था। पर हम देखते हैं कि इस समय में ये जो रोमी लोग हैं, वो लोग जो है बीच में आ जाते हैं। और ये जो रोमी लोग जब देखते हैं कि दक्षिणी साम्राज्य का राजा एक बच्चा है, तो ये निर्णय लेते हैं कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है मिस्र देश को और उसके राजा को क्या करें, हम उसको सुरक्षा दे, उनके मदद में हम खड़े हो। और जो रोम के राज्य जो है, वो दक्षिण साम्राज्य के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो बड़े नाजुक स्थिति में थे, क्योंकि उनका राजा के केवल एक बच्चा था। और पहली बार ये जो है पहली बार हम देखते हैं कि ये वो समय है जब पहली बार जो है रोम का राज्य जो है किसी के बीच में दखल अंदाजी
करता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि रोम का राज्य की जो है लगातार जिक्र की जा रही है। फिर हम देखते हैं कि यदि आप इतिहास को देखें, जब एंटियोकस का यदि एंटियोकस एपिफेनस का पिताजी जब जिंदा थे, एंटियोकस क्लियोपैट्रा जब वो जिंदा थे, तो आप देखेंगे कि ये दो राजा, एंटियोकस मैग्नस और जो मैकेडोन का राजा है फिलिप, ये दोनों जो है बहुत कहेंगे एक बहुत अच्छे साथी थे। और ये दोनों एक समय जो थे ऐसे ऐसे थे कि ये दोनों कुछ भी कर सकते थे दक्षिणी साम्राज्य के राजा के लिए। पर जैसे ही दक्षिणी साम्राज्य का राजा टॉलेमी क्लियोपैट्रा, जो कि टॉलेमी एपिफेनस के पिता है, जैसे उसकी मृत्यु हुई, हम देखते हैं कि ये दोनों जो है अ, दक्षिणी साम्राज्य के विरोध में खड़े हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि दक्षिण साम्राज्य के मदद और सहायता में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रोम का राज्य जो है खड़ा होता है और दक्षिण के साम्राज्य में को कायम रहने में बने रहने में वो मदद और सहायता करता है। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि रोम राज्य का यहाँ परिचय दी जाती है और किस प्रकार से जो भविष्यवाणी में जो बात लिखी गई है वो यहाँ पर आप पूरा होते हुए देखते हैं। आइए दानियल 11 का 15 हम पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें हमने पढ़ी है उससे आप जो है आप उससे उलझे नहीं है, पर वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम देख रहे हैं कि युद्ध हो रही है, राजा छोटा है, और क्योंकि राजा छोटा है कुछ राजाएं जो है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, और वो जो है संगठन बना लेते हैं और इस बालक राजा और उसके राज्य के विरोध में आते हैं। पर इस बीच में एक और राज्य जो कि केवल छोटा राज्य था, अब ताकत में है, वो उसके मदद में आता है। और इस प्रकार से जो दर्शन की जो बातें थी उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से दर्शन की बात पूरी हो जाएगी। जैसे दर्शन में दिखाया गया कि एक जो बलवाकारी या जो तोड़ने वाले जो है वो उठ खड़े होंगे। हम देखते हैं कि वो बात को यहाँ बिल्कुल पूरा होते हुए हम देखते हैं। दानियल 11 का 15, दानियल 11 का 15 इस प्रकार लिखता है, तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल ना रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं वचन बताता है कि तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल ना रहेगा। तो यहाँ पर हम दोबारा एक संघर्ष को देख रहे हैं उत्तरी साम्राज्य और दक्षिण साम्राज्य के बीच में। और यहाँ पर और कुछ जो है सच्चाई और जानकारी जो कि इतिहास में यदि हम देखें वो हमारे सामने रखी जा रही है। और आइए हम इस बातों को कुछ समय के लिए परखना चाहेंगे। हम देखते हैं कि जो मिस्र देश है, जो कि दक्षिण साम्राज्य है, उसका राजा क्या है? छोटा है। और ये कौन राजा है? ये है आ, टॉलेमी एपिफेनस, जो कि 4 या 5 साल का है। और जब दक्षिणी साम्राज्य के ऊपर चढ़ाई करने का योजना बनाया गया था फिलिप और एंटियोकस के द्वारा, हम देखते हैं कि दक्षिण साम्राज्य के मदद में जो है रोमी साम्राज्य आता है। और इसके बाद जो है जो रोमी साम्राज्य के जो एक कहेंगे एक एक ग्रुप है, समूह है, जो रोमी साम्राज्य का एक समूह है, वो लोग जो है एक निर्णय लेते हैं और इस बालक राजा को, जो कि टॉलेमी एपिफेनस है, उसको जो है एम्यूलस लेफिडस
जो कि एक बहुत बुजुर्ग और एक एक बहुत कामयाब एक मंत्री थे। उसको जो है उसके हाथों में जो है हम देखते हैं कि सौंप दिया जाता है। ये जो रोम राज्य का एक संगठन है जिन्हें सेनेट कहा जाता है, वे जो है एम्युलस लेफिडस जो है उसके हाथों में जो है इस राजा को, मिस्र का राजा जो कि टॉलेमी इफिफेनस है, उसके हाथों में सौंप देते हैं। उसकी उसके बढ़ने में, उसके पढ़ाई लिखाई में, उसको काबिल बनाने के लिए, जो ताकि वो राज्य को संभाल सके, इसके लिए जो है रोम के जो सेनेट है वो एम्युलस लेफिपिडस के हाथों में जो है सौंप देते हैं। और ये जो एम्यूलस लेफिपिडस है, वो जो है एक जो बुजुर्ग और एक एक बड़ा कामयाब मंत्री जो कि भरोसेमंद था, उसे जो है उसे जो है सिखाने के लिए जो है वो सौंप देता है। रोमी लोग एम्यूलस लेफिफिडस के हाथों में सौंपते हैं, और लेफिफिडस जो है एरिस्टोमिनस जो है उसके हाथों में जो है इस अ, इस राजा को, जो कि केवल अभी उम्र में बहुत कम है, उसके हाथों में सौंप देता है ताकि ये राज्य को संभालने के योग्य बन सके। पर हम देखते हैं कि सबसे पहला काम ये था, जो दिख रहा था वो ये था कि किस प्रकार से जो ये दो संगठन बने थे, फिलिप और एंटियोकस का, किस प्रकार से जो है इन दोनों जो संगठन है इसमें रोक लाए, क्योंकि वो लगातार जो है एक तरफ से एक तरफ से एक खतरे खतरे का निशान या खतरे का पात्र की तरह नजर आ रहे थे। तो इस चीज को हासिल करने के लिए उम्मीद करता हूं आप कहीं खो नहीं रहे हों। हम देखते हैं, क्योंकि उत्तरी साम्राज्य के मदद में कौन आता है? रोम का साम्राज्य। और जब वो मदद करते हैं तो वो जो है रोम का जो एक समूह है, सेनेट जो है, वो लोग जो है जो एफिफिनस है, टॉलेमी एफिफिनस है, जो कि मिस्र का राजा है, जो कि केवल एक बालक है, उसको जो है वो एम्यूलस लेफिपिडस के हाथों में सौंप देते हैं कि वो जो है उसके उसके पढ़ाई लिखाई में बढ़ने में वो मदद सहायता करे, जो कि दोबारा से उसे एरिस्टोमिनस के हाथों में सौंप देता है, जो कि एक बिल्कुल सही व्यक्ति था उसके बढ़ोतरी में मदद और सहायता करने के लिए, क्योंकि उसका अनुभव बहुत अधिक था। पर सबसे पहले चीज जो देखी गई वो ये थी कि किस प्रकार से ये संगठन जो कि फिलिप और एंटियोकस का है, किस प्रकार से उसमें जो है काबू लाया जाए। और इस चीज को हासिल करने के लिए हम देखते हैं कि जो जो एरिस्टोमेनस है, जो है उसने जो है एक व्यक्ति जिसका नाम है स्कॉफस, जो कि एक सेनापति है, कहाँ का? दक्षिणी साम्राज्य का। दक्षिणी साम्राज्य का एक सेनापति है, प्रसिद्ध सेनापति है, जो कि एटोलिया से आता है। उसको जो है हम देखते हैं कि उसे जो है भेजा जाता है किसके मदद के लिए? उसे एक तरफ से कहेंगे कि उसको जो है नियुक्त किया जाता है मिस्र के मदद के लिए, क्योंकि मकसद क्या है? किस प्रकार से जो ये संगठन जो कि लगातार एक तरफ से खतरा का पात्र बन रहे थे, उसे किस तरीके से हम क्या करें, उसे जो है काबू में लाए। तो हम देखते हैं कि ये स्कॉफस जो कि एटोलिया का है, ये स्कॉफस जो है, जो कि एक प्रसिद्ध सेनापति है, जो कि एटोलिया का है, जिसको मिस्र के दक्षिण साम्राज्य के मदद में भेजा था, नियुक्त किया गया था, चुना गया था। वो जो है वो अपने देश में जाता है। ये स्कॉफस जो है वो अपने देश में जाता है, जब उसे नियुक्त किया गया मिस्र के सहायता के लिए, तो वो जो है अपने देश में जाता है और
सेनाओं को इकट्ठा करता है। और वो जब सेनाओं को इकट्ठा करता है तो जो भी चीजें जरूरी थी, जो भी चीजें जरूरी थी, जो भी आ, युद्ध के लिए जिन चीजों की भी जरूरत थी, उन चीजों का वो बंदोबस्त करता है और सेनाओं को उन चीजों को भी प्रबंध करवाता है। फिर जो है हम देखते हैं कि जब जो फिलिप है एंटियोकस से, जब इन दोनों ने संगठन बनाया था कि वो जो है दक्षिणी साम्राज्य के ऊपर चढ़ाई करे और उसके भागों को वो अपने बीच में बांट ले, तो उस विचारधारा के अनुसार हम देखते हैं कि एंटियोकस मैग्नस जो है वो सबसे पहले जो है पैलेस्टीन और सीरिया, कोली सीरिया जो है उनमें जो है वो घुसता भी है और उन भागों को जो है वो अपना गढ़ बना लेता है, उन भागों को जो है अपने कब्जे में क्या कर लेता है, ले लेता है। तो जब स्कॉफस, जो कि एटोलिया का है, जब उसने सेनाएं इकट्ठा की और सेनाओं को हर एक उन चीजों से मदद सहायता की, औजारों से मदद सहायता की, तो सबसे पहला चीज उस सेना ने किया वो ये था कि वो फिलिस्तीन और कोली सीरिया जो है, जिसको जो है एंटियोकस ने जो है अपने राज्य का भाग बना लिया था राज्य को बढ़ाने के लिए, उसमें जो है ये सेनाएं जाती है। और हम देखते हैं कि और हम देखते हैं कि इसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ एक युद्ध होता है। फिर आप देखते हैं कि इस समय इस समय जो था, जब जो स्कॉफर्स, जो कि एक सेनापति है एटोलिया का, जब वो अपने सेनाओं को लेकर फिलिस्तीन में जाता है, उस सीरिया के भाग में जाता है, हम देखते हैं कि इस समय जो है जो एंटियोकस मैग्नस जो है इस समय एक दूसरे युद्ध में क्या हो था, उसमें वो व्यस्त था, उसमें वो व्यस्त था। पर जब उसे मालूम होता है कि ऐसा हो रहा है कि जो मिस्र के मदद में जो सेनापति आया है वो फिलिस्तीन में घुस चुका है, तो वो जो है जो युद्ध में वो पहले से ही था उसको छोड़कर जो है दोबारा से दोबारा से वो जो है फिलिस्ती और सीरिया को जो है मिस्र के, जो कि दक्षिण साम्राज्य के ताकत से जीतने के लिए वो चला जाता है। पर हम देखते हैं कि स्कॉफस एक बड़ा कामयाब सेनापति था। हम देखते हैं कि वो जो है एंटियोकस मैग्नस के विरुद्ध में जाता है, उसको उसके वो जब आता है तो उसके खिलाफ वो खड़ा रहता है अपने सेनाओं के साथ। और हम देखते हैं कि ये दो सेना जो है यर्दन नदी के इर्द गिर्द उस सामने जो है ये दोनों जो है इन दोनों का मुलाकात होता है, उनका मुठभेड़ होता है। पर हम देखते हैं कि भले स्कॉफस जो है उसने सेनाएं इकट्ठा की, पर हम देखते हैं कि जैसा वचन बताती है, देखते हैं कि वचन ने क्या कहा स्पष्ट रूप से। यदि आप 15 को पढ़े तो यहाँ लिखता है कि तब उत्तरी देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर। हम देखते हैं कि अब जो है जिसको सौंपा गया है दक्षिण साम्राज्य के मदद के लिए, जिसको कहा गया है कि वो सेनाएं इकट्ठा करे, हम देखते हैं कि वो क्या है, उत्तरी साम्राज्य के विरुद्ध में आ चुका है। क्योंकि हमने देखा कि जो भाग फिलिस्ती और कोली सीरिया जो है, जो अब उत्तरी साम्राज्य का भाग है, क्योंकि इसको जो है एंटियोकस मैग्नस ने जो अपने कब्जे में ले लिया था, जब उन्होंने जो है एक कदम को बढ़ाया, जब वो दक्षिण साम्राज्य को जो है अपने भाग में बनाने की कोशिश में थे राजा फिलिप के साथ। तो हम देखते हैं कि स्कॉफस जो है, भले उसे भेजा गया, पर हम देखते हैं कि स्कॉफस की जो है हार होती है। स्कॉफस जो है उत्तरी साम्राज्य का राजा एंटियोकस से जीत नहीं पाता है। और क्योंकि उसे हार का सामना करना पड़ा, तो हम देखते हैं कि स्कॉफस को भागना पड़ा। और जब स्कॉफस भाग रहा था तो भागते भागते जो है वो सिदोन जो है वहां जाकर बस गया। और हम देखते हैं कि जब वो सिदोन में था, भागा वहां अपने
कुछ सेनाएं जो थे उसके साथ। तो हम देखते हैं कि जब वो सिदोन में भागा तो जब वो भागा तो एंटियोकस मैग्नस और उनके सेनाओं ने उनका पीछा किया। और इस कहेंगे ये जो शहर है, ये जो शहर है सिदोन जो है, हम देखते हैं कि इसमें जो है स्कॉफस और उनके सेनाओं को क्या कर लिया गया, उसमें घेर लिया गया, उन्हें चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया था। हम देखते हैं कि इसके बाद जो है तीन और बहुत कामयाब सेनापति जो है मिस्र के आते हैं। और वो जो है अ, अब आप देखेंगे कि स्कॉफस जो है वो तो अब कहाँ बंद हो गया है, सिदोन में। और सिदोन को किन्होंने घेर लिया है, उत्तरी साम्राज्य के सेनाओं ने, मतलब जो एंटियोकस मैग्नस है उसके सेनाओं ने जो है सिदोन को घेर लिया है, स्कॉफस को घेर लिया है, क्योंकि वो भागकर जो है सिदोन एक बहुत मजबूत शहर था, उसमें वो क्या हो गया, बस गया, पर उसे घेर लिया गया था। फिर इस दौरान जो है तीन बहुत मजबूत या काबिल सेना सेनापति आते हैं मिस्र से। और वो जो है सबसे बेहतरीन सेनाएं लेके आते हैं। और उनका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जो बंदी, जो कि कहेंगे जो घेरा लगाया हुआ था सिदोन के चारों तरफ, उसको किसी तरीके से भी हम क्या करें, उसे तोड़ दे, उसको हम उसे रुकावट ला दे। पर हम देखते हैं कि जो ये तीन जो सेनापति थे, बड़े बड़े काबिल थे, सेनाएं बहुत ताकतवर थी, फिर भी हम देखते हैं कि ये जो है जीत नहीं सकते हैं। हम देखते हैं कि वो उन तीन सेनापतियों को भी, मिस्र के जो सेनापति थे बाद में आए, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है स्कॉफस जो है अब क्या है, उस उस सिदोन शहर में क्या है, बंद है। और उनका कोई रास्ता नहीं है कि वो बाहर जा सके, क्योंकि उन्हें क्या है, उत्तरी साम्राज्य की सेना ने क्या हुआ है, घेरा हुआ है। फिर आखिरी में जो है, अब जो है स्कॉफस को हार मानना ही पड़ा, क्योंकि अब उन्हें बंद बंद किया गया है चारों तरफ से, और उनके पास जो है कुछ खाने पीने को भी नहीं है। तो उन्हें हार मानना पड़ा और उन्हें जो है अपने आप को जो है दुश्मन के हाथों में सौंपना पड़ा। और हम इतिहास बताती है कि ये बड़ा एक एक लज्जित हार रही, क्योंकि जब ऐसा किया कि जब उन्होंने जो है अपने आप को जो है उत्तरी साम्राज्य के सेना और राजा के हाथों सौंपे वो, तो उनको जो है क्योंकि जो है उत्तरी साम्राज्य के राजा बहुत क्रोधित थे, तो हम देखते हैं कि जो स्कॉफस था और उसके सेनाएं थी, उन सभी को जो है जब वो सौंपे तो उन्हें जो है वस्त्रहीन होकर जो है उन्हें वहां से जो है भेजा गया। और इस प्रकार से जो एक दृढ़, एक जैसे वचन बताता है कि दृढ़ नगर एक दृढ़ नगर को जो है इस प्रकार से आप देखेंगे कि उत्तरी साम्राज्य का राजा जो है उस दृढ़ नगर को जो है अपने काबू में ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि इसके साथ यदि आप 16 में जाए, यहाँ इस प्रकार 16 बताता है कि तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और कुछ इतिहास के बारे में जिक्र की जाती है। और हम देखते हैं कि अ, अब जो है मिस्र का देश जो है अब एंटियोकस मैग्नस के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है अब देखते हैं कि जो उत्तरी साम्राज्य है जो है अब जो है ताकत में है। पर अब हम देखते हैं कि एक और ताकत अब खड़ी हुई है, वो कौन है, रोम का साम्राज्य है। भले
जो है एंटियोकस, जो उत्तरी साम्राज्य का राजा है, भले उसने जो है दक्षिण साम्राज्य में प्रभुता हासिल की, जीत हासिल की, पर हम देखते हैं कि उत्तरी साम्राज्य का राजा जो है वो जो है रोमी राज्य के खिलाफ में खड़ा नहीं हो सका। और इन बातों को हम परमेश्वर की दया से हम कल देखने वाले हैं, कल पर रखने वाले हैं। और जो बातें आज हमने पढ़ी, शायद बहुत ज्यादा हमने इतिहास को देखा है साथ में, और हम जो है इसके बाद यदि आपको कुछ सवाल होंगे हम उनको भी लेना चाहेंगे, या कहीं पर आपको उलझन है उनको हम स्पष्ट करने में कुछ समय बिताना चाहेंगे, तो आइए हम प्रार्थना के साथ अंत करें इस पढ़ाई को, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे पढ़ाई में अगुवाई करते चले जाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए। बहुत गहरे इतिहास को हम परखते चले गए, पढ़ते चले गए, देखते चले गए। प्रार्थना करते हैं कि यदि कुछ उलझन है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मेरे पापी लफ्जों ने उलझन को पैदा किया। प्रार्थना करते हैं कि आप उन उलझनों को स्पष्ट करने में, उन्हें खत्म करने में हमारा मदद और सहायता कीजिए। आपके बच्चों के साथ रहिए जो आपसे प्रेम करते हैं और इन गहरी बातों को वो जानना चाहते हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि वो इन बातों को दूसरों को भी सिखा सके, बता सके। धन्यवाद करते हैं आपके मदद और सहायता के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए। आज की पढ़ाई को जब हम समाप्त करते हैं, हमारे साथ हो कि कोई उलझन हो उसको और उसमें विचार करने में आप सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हैं हमारे साथ और हमेशा हमारे साथ बने हुए रहे। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।